हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 रीड आउट करेंगे। हमारा सेकंड चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षार के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या फिर बेकिंग सोडा का विलयन। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है एवं यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, इसी प्रकार हल्दी भी ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब वह धब्बे का रंग भूरा लाल क्यों हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है? अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थालीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षार कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम इस अध्ययन करेंगे। क्या आप जानते हैं जैसे इसमें हम देख पा रहे हैं, लिटमस विलयन जैसे बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, तब यह बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजियम, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसी कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहा जाता है। 2.1 अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। 2.1.1 प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। क्रियाकलाप 2.1 विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम लोग HCl के नाम से जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम लोग H2SO4, नाइट्रिक अम्ल जिसे हम लोग HNO3, एसिटिक अम्ल जिसे हम लोग CH3COOH के नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग NaOH कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग CA(OH) के नाम जानते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH एवं अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयन के नमूने को एकत्रित कीजिए। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए एवं सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से उसकी जांच कीजिए। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फेनोल्फ्थालीन एवं मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? अपने परीक्षण को 2.1 सारणी को जैसे हम देख पा रहे हैं, विलयन का नमूना, लाल लिटमस विलयन, नीला लिटमस विलयन, फेनोल्फ्थालीन, मेथिल ऑरेंज। तो इस टेबल को हम लोग अपने वीडियो के अंदर देखेंगे। रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम से भी भिन्न होती है, इसे गंधकीय सूचक कहा जाता है। आइए
इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें। आइए इनमें से हम कुछ सूचकों की जांच करें। तो क्रियाकलाप 2.1 में क्या दिया गया है, बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को प्लास्टिक के थैले में लीजिए, थैले को कसकर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जाता है। इसमें से 2 टुकड़े लीजिए एवं उनकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसियल विलयन की कुछ बूंदें डालिए एवं दूसरे पर तनु NaOH विलयन की कुछ बूंदें डालिए। दोनों टुकड़े को जल से धोकर उनकी गंध की जांच कीजिए। अपने परीक्षण को लिखिए। अब थोड़ा तनु वैनिला एवं लौंग का तेल लीजिए तथा इनकी गंध की जांच कीजिए। एक परख नली में हाइड्रोक्लोरिक विलयन एवं दूसरे में तनु NaOH विलयन लीजिए। दोनों में तनु वैनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालकर उसे हिलाइए। उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव हुआ तो उसे दर्ज कीजिए। इस प्रकार तनु HCl एवं तनु NaOH के साथ लौंग के तेल की गंध में आए हुए परिवर्तन की जांच कर अपने परीक्षण को दर्ज कीजिए। आपके परीक्षण के आधार पर वैनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधकीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए हम कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। 2.1.2 अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। क्रियाकलाप 2.3 चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। एक परख नली में लगभग 5 मिलीमीटर तनु हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए। इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं, उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। आप क्या परीक्षण करेंगे, कुछ अन्य अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक HNO3 एवं CH3COOH के साथ क्रियाकलाप दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में आपके परीक्षण की जांच कीजिए। इस एक्टिविटी के अनुसार यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास जिंक के दानेदार टुकड़े पड़े हुए हैं और इसके अंदर से जो है क्या नाम है, जब हम लोगों ने इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर इसमें जो बुलबुले उठते हैं उसे हम लोगों ने प्रवाहित नली से जो है पास कराया और पास कराने पर ये जो है क्या नाम है, इस प्रकार से गोल गोल हमें जो है क्या नाम है दिखाई देने लग जाते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को लाते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को लेकर के आते हैं तो वो जो है फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। तो दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया को, जिसमें से हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाइए, फिर हाइड्रोजन गैस निकलती है उसकी जाँच कीजिए। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों एवं अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करना और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है, अम्ल प्लस धातु इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन। आपने जिन अभिक्रियाओं का प्रेक्षण किया है, क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं। क्रियाकलाप 2.4 एक परख नली लीजिए। एक परख नली में दैनिक कुछ दानेदार टुकड़े लीजिए, जिंक के कुछ टुकड़े लीजिए। उसमें 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाओं को दोहराइए और एवं अपने परीक्षण को लिखिए। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, NaOH प्लस जिंक इक्वल टू Na2ZNO। सोडियम जिंकेट हमारा बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस हमारे पास निकलती है। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया जैसे सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। 2.1.3 धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। देखिए क्रियाकलाप 2.5 2 परख नलियाँ लीजिए। इनमें A तथा B में नामांकित कीजिए। परख नली A तथा A में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लीजिए तथा एक परख नली B में 0.5 ग्राम
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 लीजिए। दोनों प्रक्रियाओं में लगभग 2 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक मिलाइए। आपने क्या निरीक्षण किया? चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से प्रवाहित कीजिए तथा अपने निरीक्षण को अभिलिखित कीजिए। उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रश्नावली ए, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक इक्वल टू सोडियम क्लोराइड प्लस में H2O प्लस CO2। सेकेंड प्रश्नावली में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इक्वल टू सोडियम क्लोराइड जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल निर्मित होता है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न प्रक्रिया होती है। कैल्शियम कार्बोनेट जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका बनता है। जल में विलयशील है, जल में घुल जाता है। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस जल, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जल 2.1.4 अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं? 2.6 प्रश्नावली में लगभग 2 मिलीलीटर NaOH सोडियम ऑक्साइड को घोल लीजिए एवं उसमें 2 बूंदे फिनोप्थिलीन विलयन डालिए। विलयन का रंग क्या है? इस विलयन में 1 बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक मिलाइए। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रूप में कोई परिवर्तन आया है? अम्ल मिलाने के बाद फिनोप्थिलीन का रंग क्यों बदल गया? अब उपरोक्त मिश्रण सोडियम हाइड्रोक्साइड को कुछ बूंदें मिलाइए। क्या फिनोप्थिलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया है? आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ? उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने परीक्षण किया कि तनु अम्ल द्वारा क्षारक का परीक्षण प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड प्लस में H2O एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट, इसे याद कर लीजिए। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। क्षारक प्लस अम्ल इक्वल टू लवण प्लस जल। 2.1.5 अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं। क्रियाकलाप 2.7 बीकर में कॉपर ऑक्साइड के अल्प मात्रा लीजिए एवं हिलाते हुए उसे धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? देखेंगे कि विलयन का रंग नीला हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नीला हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड सेकंड क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल इक्वल टू लवण प्लस जल। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक पर अम्ल के अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। 2.1.6 क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच में हुई अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारक है, कार्बन के बीच हुई अभिक्रिया देखें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूँकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो आइए कुछ हम अपनी नोटबुक के अंदर अब बच्चों, मैं संजय सर, आगे हम लोग देखते हैं अम्ल और क्षार में अंतर।
तो देखिए, अम्ल जो होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल के साथ मिश्रित होने के उपरांत हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में मिश्रित करने के फलस्वरूप हाइड्रोक्सिलिक आयन OH माइनस प्रदान करते हैं। सेकंड नंबर पे हम क्या डिफरेंस देख सकते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार क्या होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल में हम क्या देख सकते हैं, यह नीले लिटमस पत्र के वर्ण को लाल कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर H2SO4 कोमा करके हाइड्रोक्लोराइड HCl। इसी प्रकार से क्षार जो होते हैं ये लाल लिटमस पत्र के वर्ण को नीला कर देते हैं। उदाहरणतः NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपके अंदर एक टेबल आपको दी गई है, उस टेबल के अंतर्गत टेबल आपके पास है 2.1 सारणी। इस सारणी को मैंने अपने इसके अंदर पूरा कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपकी वहाँ पर है विलयन का नमूना, लाल लिटमस विलयन, नीला लिटमस विलयन, फिनोल्फथेलिन विलयन तथा मेथिल ऑरेंज विलयन। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोगों ने जो विलयन लिया वो हाइड्रोक्लोराइड का लिया है। तो इसमें क्या होता है, लाल लिटमस पर ये लाल रहता है, रंगहीन रहता है, गुलाबी रहता है। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल की हम बात करते हैं तो लाल रंगहीन और गुलाबी होता है। इसी प्रकार से हम लोग HNO3 की बात करते हैं तो लाल रंगहीन गुलाबी होता है। CH3COOH ये क्या होता है, लाल होगा, रंगीन होगा, गुलाबी होगा। तो इस प्रकार से इस टेबल को मैंने नीचे तक पूरा कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिए, अपने उसमें से पूर्ण रूप से समझ लीजिए। मैं अब आपको आगे समझाने चल रहा हूँ। सूचक क्या होते हैं, तो सूचक क्या होते हैं, तो सूचक के बारे में देखिए हम लोग देखते हैं। तो जो सूचक होते हैं वो क्या करते हैं, ये इस बात की सूचना प्रदान करते हैं कि ये सूचना प्रदान करते हैं कि आपका जो विलयन है वो अम्ल है या क्षार है। तो देखिए सूचक है, सूचक के 3 प्रकार हैं। सूचक के कितने प्रकार हैं, तो सूचक के आपके पास 3 प्रकार हैं। तो इसमें पहले नंबर पे हमारे पास आता है जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। पहले नंबर पे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक के कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं पहले हम। तो प्राकृतिक सूचक के कुछ एग्जाम्पल है आपके पास, लाल गोभी, हल्दी हो गई, हाइड्रेंजिया हो गया, आपके पास पेटूनिया हो गया, और जेरानियम हो गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो सूचक है वो है संश्लेषित सूचक। इसको हम लोग कृत्रिम सूचक भी कह सकते हैं, इसे हम लोग कृत्रिम सूचक भी कहते हैं। ये मैन मेड होता है, मानव ने इसे बनाया है। इसके भी हम 2 एग्जाम्पल को देखते हैं। ये आपकी किताब में गिवन है, मेथिल ऑरेंज। सेकंड हमारे पास है फिनोल्फथेलिन। इसी प्रकार से इसके थर्ड एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास थर्ड नंबर पे होता है गंधीय सूचक। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक में आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, वेनिला, प्याज एवं लौंग का तेल।
एवं लौंग का तेल। 2.2 सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं? अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। क्रियाकलाप 2.8 ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कार्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीच में रख दीजिए। चित्र 2.3 के अनुसार कीलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ बाल्ब एवं स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए, जैसा यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इस क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? इन परीक्षणों को ग्लूकोज एवं ग्लूकोज के विलयन के साथ अलग अलग दोहराइए। अब आपने क्या परीक्षण किया? बल्ब या प्रत्येक स्थिति में जलता है। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जैसा कि चित्र 2.3 में दिखाया गया है। परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थिति इन्हीं आयनों के द्वारा होती है। अम्लों में धनायन H+ तथा ऋणायन जैसे HCl में क्लोरीन माइनस, HNO3 में NO3- CH3OH में CH3COO माइनस, H2 सल्फ्यूरिक अम्ल में SO2- होते हैं। चूँकि अम्ल में उपस्थित लगभग धनायन प्लस होता है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करते हैं तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणामों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? 2.1.2 जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी जांच करते हैं हम लोग। क्रियाकलाप 2.9 एक स्वच्छ एवं शुष्क प्रणाली में लगभग 1 ग्राम ठोस सोडियम क्लोराइड लीजिए। लगभग चित्र 2.4 के अनुसार उनका अनुसरण उपकरण व्यवस्थित कीजिए। 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ बाल्ब एवं स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए, जैसा यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इस क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? इन परीक्षणों को ग्लूकोज एवं ग्लूकोज के विलयन के साथ अलग अलग दोहराइए। अब आपने क्या परीक्षण किया? बल्ब या प्रत्येक स्थिति में जलता है। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जैसा कि चित्र 2.3 में दिखाया गया है। परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थिति इन्हीं आयनों के द्वारा होती है। अम्लों में धनायन H+ तथा ऋणायन जैसे HCl में क्लोरीन माइनस, HNO3 में NO3- CH3OH में CH3COO माइनस, H2 सल्फ्यूरिक अम्ल में SO2- होते हैं। चूँकि अम्ल में उपस्थित लगभग धनायन प्लस होता है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करते हैं तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणामों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? 2.1.2 जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी जांच करते हैं हम लोग। क्रियाकलाप 2.9 एक स्वच्छ एवं शुष्क प्रणाली में लगभग 1 ग्राम ठोस सोडियम क्लोराइड लीजिए। लगभग
चित्र 2.4 के अनुसार उनका अनुसरण उपकरण व्यवस्थित कीजिए। प्रणाली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। आपने क्या परीक्षण किया? क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है? इस प्रकार उत्सर्जित गैस को सूंघे तथा नम नीले लिटमस पत्र पर द्वारा जांच कीजिए। किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित हो रहा है? उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न में से अम्लीय एवं गुणधर्म के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पहले नंबर पर शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक विलयन के बारे में अध्यापकों के लिए निर्देश। यदि जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली से प्रवाहित करना होगा। ये चित्र आपको दिखाया गया है। से स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोराइड में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोराइड अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक प्लस जल इक्वल टू H3O प्लस Cl-। हाइड्रोनियम प्लस क्लोराइड। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या फिर हाइड्रोनियम आयन HO3+ से दर्शाना चाहिए। H+H2 इक्वल टू HO3। हमने देखा कि अम्ल जल में H3O आयन तथा H+ आयन प्रदान करते हैं। आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में यदि घुलता है तो सोडियम प्लस OH प्रदान करता है। इसी प्रकार से पोटेशियम ऑक्साइड यदि जल में घुलता है तो पोटेशियम प्लस OH प्रदान करता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जल से घुलता है तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड हमें प्रदान करता है। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्या आप जानते हैं, देखते हम लोग, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति क्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। सारणी 2.1 में कौन कौन से क्षारक या क्षार हैं? अब हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ तथा सभी क्षारक OH- उत्पन्न करते हैं। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल प्लस क्षारक इक्वल टू लवण प्लस जल। HX प्लस MOH इक्वल टू MX प्लस HOH। H प्लस OH माइनस इक्वल टू H2O। आइए देखें अम्ल एवं क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। क्रियाकलाप 2.10। एक बीकर में 10 ml जल लीजिए। इसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को डालकर बीकर धीरे धीरे घुमाइए। बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए। क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया है? यह प्रक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्मा शोषी है? उपर्युक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए एवं अपने प्रेक्षण की जांच कीजिए। जल में अम्ल या क्षार को घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल में लगातार मिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन भी आपकी बुक के अंदर, तो इसे भी हमें करना है कि हमें जो है क्या नाम है, जल के अंदर थोड़ा थोड़ा करके सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल को डालना चाहिए। फिर उसे हमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना चाहिए। एक संग इसे मिक्स नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी जो है क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर जल को नहीं मिलाना है, बल्कि जल के अंदर हमें सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाना है। तो ये आपकी किताब में क्वेश्चन है, तो इसको इम्पोर्टेंट डाल के आप कर लीजिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण
अस्फलित होकर बाहर आ जाता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा सकता है। कांच का पात्र भी टूट सकता है यदि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जल के कैन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह 2 पॉइंट चित्र में प्रदर्शित पर ध्यान दीजिए। जैसा पीछे मैंने दिखाया था आपको, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता OH- में प्रति इकाई आयनों में कमी आती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग तनुकरण कहते हैं। तनुकरण को भी हमें याद कर लेना है। एवं जल के एवं अम्ल एवं क्षारक तनुकृत होते हैं। 3 अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H+ आयन तथा OH आयनों के विलयन की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयनों में अम्ल एवं क्षारक कितना प्रबल होता है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। तो pH स्केल को भी हमें याद कर लेना है और इसकी जो स्थापना की है वो SP सोरेनसन ने की है। इस pH में P सूचक है पुशांस का, पोटेंस का, जो एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है शक्ति। इस pH स्केल में समानता 0 अधिक अम्ल से 14 अधिक क्षारीय तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीय को दर्शाता है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH स्केल उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीनी विलयन के pH का मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा। यदि pH मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में OH की सांद्रता में वृद्धि दर्शाता है, अर्थात यह क्षार की शक्ति बढ़ रही है। चित्र 2.6 में दिखाया गया समानता pH सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा किया जाता है। यह आपके पास एक pH स्केल दिखाया गया है। इस pH स्केल के अंदर 0 से 7 तक तो ये अम्लीय प्रकृति है, अर्थात जितना कम इधर की तरफ बढ़ेगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। तो इस वजह से एरो को इधर दर्शाया गया है। और उसके बाद 7 पर ये न्यूट्रल हो जाता है, अर्थात उदासीन हो जाता है। और बिटवीन 7 और 14 के बीच में ये जो होता है, क्या नाम है इसकी प्रवृत्ति, ये क्षारकीय होती है। और क्षारक में वृद्धि को तीर को एरो को बड़ी संख्या की तरफ दिखाएगी, 14 की तरफ दिखाएगी। तो इस वजह से जितना ज़्यादा जो है आपके पास 13 या 14 की तरफ ये बढ़ेगा, उधर की दाईं साइड आपके बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा ये क्षारकीय प्रवृत्ति होगी। जबकि अम्लीय प्रकृति में इसका उल्टा होता है, ये कम होता है। जितने कम नंबर होंगे उतना ज़्यादा ये पावरफुल आपका एसिड होगा। और यहाँ पर H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है जब आपका एरो इधर की तरफ जा रहा है, और जब एरो आपका इधर की तरफ जा रहा है तो आयनों की सांद्रता में कमी हो रही है। क्रियाकलाप आपको एक दिखा रखा है इन्होंने 2.1 में दी गई सारणी 2.2 में विलयन के pH की जांच कीजिए। मानों की जांच कीजिए। अपने प्रेक्षण को लिखिए। अपने प्रेक्षणों के आधार पर प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति जिस प्रकार से टेबल आपको दर्शाई गई है, इस टेबल को भी मैं आपको पूरा करवाऊंगा। ये आपके पास pH स्केल में कलर को दर्शाया गया है। यहाँ पर जैसे जठर रस के बारे में आपको बताया गया है, वो लगभग 1.2 होगा, तो आपके पास जठर रस होगा। इसी प्रकार से नींबू के रस में pH स्केल लगभग आपका 2.2 होना चाहिए। और शुद्ध जल का जो pH स्केल है 7 है, तथा रक्त का pH स्केल 7.4 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का
जो है पीएच स्केल पर 10 सांद्रता है 10 को दर्शाया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की लगभग 14 होती है सांद्रता। ये कुछ आपको पदार्थों के पीएच तथा पीएच पत्र पर दिखाया गया है। रंग केवल रफ मार्गदर्शन के लिए है, बाकी ऐसा नहीं होता है। क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H+ आयन तथा OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न पदार्थों में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अत्यधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो प्रबल अम्ल की डेफिनेशन यहाँ पर से आ गई, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या आप यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या समान होते हैं? इसको भी हम अपनी नोटबुक में देखेंगे। यहाँ पर आगे जैसे हम लोग देख रहे हैं 2.1.1 दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। यहाँ पर से भी आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीएच के महत्व जरूर आपसे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील हैं? हमारा शरीर लगभग 7 पॉइंट से लेकर 7.8 पीएच प्रास के बीच में कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच प्रास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो अम्लीय वर्षा को भी हमें यहाँ पर से याद कर लेना है। अम्लीय वर्षा का जल जब प्रवाहित होता है तो नदी के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। क्या आप जानते हैं हमें दूसरे ग्रह में अम्ल पदार्थ शुक्र, जिसे आप वीनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है? क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? क्या आपके बगीचे की मिट्टी पीएच क्या है का पीएच क्या है? आप अच्छी फसल के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच प्रास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ एवं विकास के लिए पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए एवं क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार उनके पीएच की जांच कीजिए कि जहां से मिट्टी ले रहे हो वहां कौन से पौधे उपज रहे हैं। क्रियाकलाप 2.12 एक परखनली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी रखिए एवं उसमें 5 मिलीलीटर जल मिलाइए। परखनली की सामग्री को मिलाइए, पर सामग्री को छानिए एवं परखनली में निस्पंद एकत्र कीजिए। सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से इस निस्यंद के पीएच की जांच कीजिए। आप अपने क्षेत्र में पौधे के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी पीएच के संबंध में आपने क्या निष्कर्ष निकाला? पाचन तंत्र का पीएच। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। तो हमारे उदर के अंदर क्या चीज़ उत्पन्न होती है? तो हमारे उदर के अंदर HCl उत्पन्न होता है। हमारे उदर में क्या उत्पन्न होता है? HCl उत्पन्न होता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसका अध्ययन हम लोग 6 चैप्टर में करेंगे। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारक का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में भी ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है, तो जिसे आप लोग कॉमन भाषा में इनो का भी यूज करते हो अम्लता को दूर करने के लिए। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तो यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हमारे पाचन में क्या होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है तो जैसे जैसे ज़्यादा हमने यदि अत्यधिक भोजन कर लिया है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण क्या होगा? हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाएगा, उदर में दर्द उत्पन्न हो जाएगा, हमें कुछ उल्टी जैसी शिकायत होने लग जाती है और हमें सर वगैरह हमारा दर्द करने लग जाता है। तो इसके उपचार के लिए आपको इनो या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग करना चाहिए। और खाना भी हमें सोच समझकर। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनामेल, जिसे हम लोग दंतवल्क कैल्शियम हाइड्रोक्सिएट
एक्सिएटेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट तथा क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थ का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या नाम है, हमें जो है क्या नाम है, दोनों टाइम लगातार कंटिन्यू सुबह और शाम ब्रश करना चाहिए। रात को तो हमें ज़रूर ब्रश करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर क्या हुआ है, एसिड उत्पन्न हुआ है। तो हमारे अंदर यदि एसिड उत्पन्न हुआ है तो उस एसिड को दूर करने के लिए, उस अम्ल को दूर करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को क्षारक चाहिए। हम लोगों को क्या चाहिए, क्षारक चाहिए। तो जो हम लोग पेस्ट करते हैं, जो हम लोग मंजन के लिए पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो वो पेस्ट कैसा होता है हमारा, वो पेस्ट हमारा जो है क्या नाम है, उसमें क्षारक होता है जो उसको उदासीन कर देता है। तो इस प्रकार से जो है हमारे दांत क्षय होने से बच जाते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें 5 मिनट के बाद कुल्ला ज़रूर करना चाहिए, इससे हमारे दांत सुरक्षित रहेंगे। पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। तो किस प्रकार का अम्ल छोड़ते हैं, तो याद कर लीजिए कि आपकी मधुमक्खी जो होती है मेथेनोइक अम्ल को छोड़ती है, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। जलन वाले भाग पर में दर्द का अनुभव होता है। देखिए क्या आप जानते हैं, में दिखाया गया है कि प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्ते में डंकनुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसे दर्द होता है। इन बालों से मेथेनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। तो ये भी हमें याद कर लेना है। इस पौधे का नाम याद कर लेना है हमें, जो शाकीय पौधा होता है। पारंपरिक तौर पर उसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जा सकता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डॉक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे की छू जाने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी होते हैं? देखिए हमें एक टेबल यहाँ पर दिखाई दी गई है। प्राकृतिक स्रोत है हमारे पास, अम्ल है, प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर पर हमें सिरके के बारे में बताया गया है। सिरके में किस प्रकार का अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। संतरे में किस प्रकार का होता है, तो सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में किस प्रकार का अम्ल होता है, तो टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में किस प्रकार का अम्ल होता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से खट्टा दूध अर्थात जिसे आप दही कहते हो, लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है और नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल होता है।